उदयपुर के आशीष बंसल शेयर बाजार के पुराने खिलाड़ी हैं। अपने को शेयर बाजार का बाजीगर मानते हुए वे कई ऐसे सेक्टर पर दांव लगाते हैं जिनमें उन्हें लगता है कि आगे पैसा बनाने का मौका मिलेगा। इसी रणनीति के तहत उन्होंने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों यानी एनबीएफसी शेयरों पर दांव लगाया था, लेकिन इस बार उनका भरोसा कुछ डगमगाता दिख रहा है। एनबीएफसी शेयरों की हालत खराब है। इस सेक्टर के लिए हाल में कई बदलाव सामने आए हैं। रिजर्व बैंक पिछले 2 महीनों में ब्याज दरों में 2 बार बढ़ोतरी कर चुका है। इसके अलावा इस सेक्टर के लिए एक बड़ी चुनौती ये है कि हाल में रिजर्व बैंक ने इस सेक्टर के लोन वितरण के मानक काफी सख्त कर दिए हैं। अब इस सेक्टर को बैंकों के समान ही कई नियम कायदों का पालन करना होगा। अब आपके मन में सवाल आएगा कि इन सबसे एनबीएफसीज के लिए क्या समस्या आएगी? इसे समझने के लिए आपको रेटिंग एजेंसियों और एक्सपर्ट की राय जाननी होगी। जियोजित फाइनेंशियल के चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजिस्ट वीके विजय कुमार कहते हैं कि ब्याज दर आगे और बढ़ेंगी। इस साइकिल के अंत तक रेपो रेट 6% के करीब ही रहने का अनुमान है। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल का अनुमान है कि ब्याज दरें बढ़ने से एनबीएफसीज की बोरोइंग या फंडिंग कॉस्ट बढ़ सकती है। इसका अनुमान है कि इस साल एनबीएफसीज की फंडिंग कॉस्ट में 0.85% से 1.05% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। 1 अक्टूबर 2022 से एनबीएफसी के सामने एक नई चुनौती आने वाली है। फाइनेंशियल सिस्टम की स्टेबिलिटी के लिए एनबीएफसीज के दिवालिया होने पर लगाम लगाने के लिए आरबीआई ने नए नियम जारी किए हैं। इनसे भी एनबीएफसीज की कर्ज लागत बढ़ जाएगी। अब सवाल ये है कि बढ़ी हुई कॉस्ट को कितना पास ऑन कर पाएंगे एनबीएफसीज? तो इसका जवाब यह है कि एनबीएफसीज के कुल एयूएम यानी असेट अंडर मैनेजमेंट का 35 से 40% हिस्सा होम लोन सेगमेंट से आता है और इस सेगमेंट में मौजूदा व नए दोनों तरह के ग्राहकों को बढ़ी हुई लागत पास ऑन हो जानी चाहिए, क्योंकि ज्यादातर होम लोन फ्लोटिंग रेट पर दिए जाते हैं, पर बैंकों से बढ़ती प्रतिस्पर्धा के चलते दरों में बढ़ोतरी खर्च बढ़ने के बराबर शायद नहीं है। दूसरी ओर ऑटो लोन और माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस यानी कि एमएसएमई फाइनेंसिंग जैसे अन्य सेगमेंट में ज्यादातर लोन फिक्स दर पर दिए जाते हैं, यानी कि केवल नए लोन पर ही बढ़ी हुई दरें लागू हो पाएंगी। चलिए अब जरा देखते हैं कि एनबीएफसीज का प्रदर्शन कैसा चल रहा है। तो अगर एनबीएफसीज के लिए चौथी तिमाही के नतीजों पर नजर डालें तो ये साफ दिखता है कि एनबीएफसीज के एनपीएस यानी एसेट क्वालिटी में सुधार हुआ था। ओमिक्रॉन के मामूली असर और कम खाते एनपीए बनने से एसेट क्वालिटी में सुधार हुआ है। रेटिंग एजेंसी इकरा के मुताबिक एनबीएफसीज के एनपीए दिसंबर 2021 में 5.7% से घटकर मार्च 2022 में 4.4% ही रहे। तो ये तो हो गई प्रदर्शन की बात। अब ये भी जान लीजिए कि इस सेक्टर का आउटलुक यानी आगे के प्रदर्शन को लेकर खुद एनबीएफसीज या अन्य जानकारों का क्या नजरिया है। तो इसमें यह बात साफ दिख रही है कि तमाम चुनौतियों के बावजूद आउटलुक को लेकर एनबीएफसीज बुलिश हैं। इनके लोन ग्रोथ मजबूत रहने का अनुमान है। ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में मांग में रिकवरी की उम्मीद है। नए वाहनों की बिक्री बढ़ने की भी उम्मीद है। अब कंपनियों का क्रेडिट घटाने पर फोकस है, जिससे मुनाफे में सुधार संभव है। अब जरा एनबीएफसीज के शेयरों के प्रदर्शन पर भी नजर डाल लेते हैं। पिछले 1 साल में ऐसी सभी कंपनियों की हालत खराब है। पिछले 1 साल में चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट को छोड़ बाकी सभी प्रमुख कंपनियों ने निगेटिव रिटर्न दिया है, यानी इनमें निवेशकों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। कुल मिलाकर कहें तो फंडिंग कॉस्ट बढ़ने से एनबीएफसीज के मार्जिन पर दबाव की आशंका है, पर मजबूत मांग, एसेट क्वालिटी में सुधार और प्रोविजनिंग के कुशन से मुनाफे पर ज्यादा दबाव की आशंका नहीं है। जानकारों का मानना है कि इन शेयरों में गिरावट बाजार में मंदी के दौर के अनुरूप ही है। तो आशीष बंसल जैसे निवेशक इस सेक्टर में लॉन्ग टर्म में निवेश करके अच्छे रिटर्न की उम्मीद कर सकते हैं।